अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 5 द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन। तो कौन सी लॉ ये किन लॉज पे ये काम करती है, ये रेडियो एक्टिव डिके और जिसे हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, इसके बिहाइंड कौन से लॉज है। तो नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो लॉ है तो ये रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो खुद से ये प्रोसेस होती है। क्यों होती है? ताकि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन कर सके। यानी कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो कुछ रेडिएशंस देते हैं अल्फा बीटा या गामा, ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन करे। तो ये खुद से एक प्रोसेस बनती है, यानी कि इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये पहला लॉ बनता है जिसमें एक्सटर्नल कंडीशंस जो होंगी, एक्सटर्नल कंडीशन कौन कौन सी, लाइक अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा या हमारे पास प्रेशर होगा, वो इसे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ था कि एक्सटर्नल कंडीशंस इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ये खुद से एक प्रोसेस होती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नंबर 2 जो लॉ इसका है वो ये है कि जो रेडिएशंस हमें मिलेंगे, यानी कि एट ए टाइम कितने रेडिएशंस मिल सकती है हमें एट ए टाइम। तो एट ए टाइम कितनी रेडिएशंस मिलती है? तो एट ए टाइम जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लिय होता है, या तो वो अल्फा रे देगा या वो बीटा रेज देगा, बट साइमल्टेनियसली नहीं देगा। यानी कि एक टाइम में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ही रेडिएशन देगा, यानी कि या तो वो अल्फा रेडिएशन देगा या बीटा देगा। तो इसके पीछे जो एक और रेडिएशन मिल सकती है अल्फा के पीछे या बीटा के पीछे, वो होती है गामा रे। तो दूसरा जो लॉ है कि एट ए टाइम, एक टाइम पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या तो सिर्फ अल्फा रेज दे सकता है या बीटा रेज दे सकता है, उसके बाद अल्फा रेज या बीटा रेज के बाद हमें गामा रेज भी मिलती है। नंबर 3 कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें देता है अल्फा पार्टिकल, यानी कि हमें अल्फा पार्टिकल मिला किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या होगा, यानी कि हमारे पास पेरेंट न्यूक्लिय होगा जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A होगा। पेरेंट था तो डॉटर में चला गया X, that is Z-2, mass number is A-4 plus helium nuclei that is 2/4। तो क्या होता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है किसी भी रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से, तो उसकी पोजीशन 2 कम होती है पीरियोडिक टेबल में, यानी कि इट्स पोजीशन इज डिक्रीज्ड बाय 2 पोजीशंस। तो 2 पोजीशन पहले आता है ये पीरियोडिक टेबल में जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा देगा, अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही अगर नंबर 4th लॉ हम देखेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने हमें बीटा पार्टिकल दिया, तो उस बीटा पार्टिकल को क्या होगा, तो एलिमेंट जो होगा Z मास नंबर A, तो वो एक पोजीशन रेज करता है पीरियोडिक टेबल में, Z+1 मास नंबर सेम रहेगा प्लस बीटा पार्टिकल। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर से सेम मिलेगा, बट ये एक पोजीशन रेज होता है इन पीरियोडिक टेबल, रेज्ड बाय 1 पोजीशन, एक पोजीशन ऊपर चला जाता है। तो ये था लॉ नंबर 4। तो इसके साथ अगर हम लॉ नंबर 5 देखेंगे कि जब कोई एलिमेंट हमें गामा रे देगा, यानी कि गामा रेज देगा, तो उस एलिमेंट को क्या होगा, क्या उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बट उसकी पोजीशन सेम रहती है। सिर्फ क्या होता है कि जब हम गामा रेडिएशंस पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट, यानी कि अगर किसी ने हमें अल्फा पार्टिकल दिया तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, अगर किसी ने बीटा दिया तो वो भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब वो एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में होता है उस वक्त वो ग्राउंड स्टेट में वापस आने से पहले हमें क्या देता है, गामा रेज। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है
उस तो इसमें क्या होता है कि जो गाम एलिमेंट होगा एक्स जेड ए स्टार, यानी कि वो स्टार का मीन हियर इज कि ये एक्साइटेड स्टेट में था ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो ये एक गामा रे प्रोड्यूस करता है और पोजीशन सेम वही रख लेता है जेड ए। तो ये था गामा रे का, यानी कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट गामा रे देता है तो पोजीशन चेंज नहीं होती है, बल्कि इस वक्त ये एलिमेंट अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला आता है। ये थे 5 लॉज। अब जो लॉ नंबर 6 है इसका, यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि टाइम के साथ साथ कितनी डिसइंटीग्रेट होती है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो लॉ नंबर 6, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, उसकी वो टाइम के साथ साथ कितना डिसइंटीग्रेट होता है, वो एक डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडिकेड, रिमेन्स अनडिकेड। ऐसा है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है कि टाइम के साथ साथ कितना डिसइंटीग्रेट होगा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो डिपेंड कर रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है कि उसमें अभी कितने एटम्स बाकी है, यानी कि जो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, तो वो डिपेंड कर रहा है उसी पे। तो इस लॉ को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ और डिसइंटीग्रेशन लॉ, यानी कि टाइम के साथ साथ कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि टाइम के साथ साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कितने डिके एटम्स हुए हैं, तो जो बाकी रहते हैं उन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि टाइम के साथ साथ कितने डिसइंटीग्रेट। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म हम बना लेंगे जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमें इतना पता है, तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस लॉ की एक एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, तो हमें पता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करती है। तो मान लो हमारे पास एक सबस्टेंस है, उस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था इनिशियल में, तो उसमें इतने सारे एटम्स थे n0। कुछ टाइम हुआ, लेट t इज इक्वल टू t, मान लो 10 मिनट हो गए, तो उसके जो एटम्स हैं रिमेन्स अनडिकेड वो है अभी n। तो जब कुछ टाइम हुआ, पहले उसमें इतने एटम्स थे, अब कुछ टाइम हुआ तो एटम्स यानी कि डिक्रीज होना शुरू होंगे, यानी कि उसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एटम्स होंगे वो डिक्रीज होना शुरू होंगे। तो कुछ टाइम के बाद हमें मिल रहे हैं अभी इतने सारे एटम्स जो अभी डिके नहीं हुए हैं। तो एट टाइम dt हम स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, उस वक्त हम कहेंगे कि इतने एटम्स जो है डिसइंटीग्रेट हुए, dn इज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर डिसइंटीग्रेट एट दिस टाइम। तो 3 कंडीशंस मैंने बना ली कि पहले हमने एक सबस्टेंस ली जब टाइम 0 था, तो उसमें इतने सारे एटम्स थे। कुछ टाइम के बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद उसके एटम्स डिके होना शुरू हुए, अब उसमें बचे कितने हैं n। तो अगर इन स्मॉल टाइम इंटरवल मान लो 1 सेकंड में हमने देखा तो इतने सारे एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो देन टाइम के साथ साथ कितना हुआ, देन dn अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये किसके बराबर होगी कि नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडिकेड, यानी कि टाइम के साथ साथ कितने डिके हो रहे हैं ये एटम्स, वो डिपेंड करेगा कि कितने अनडिकेड है, यानी कि उस टाइम पे इतने सारे अनडिकेड थे।
तो हम अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन में लिखेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हमने ये देखा कि इस स्मॉल टाइम में इतने डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो किन पे डिपेंड करेगी कि किस टाइम में, उस टाइम में कितने अनडिकेड थे, उसमें ये थे टोटल। तो फिर हम क्या लिखेंगे, dn डिवाइड बाई dt अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो ये किस डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ रख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडिकेड। तो उस टाइम पे कितने सारे अनडिकेड एटम्स है इसमें, वो है n। तो डायरेक्ट रिलेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो तो हमें क्या मिलेगा, यहां से dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लैम्बडा इंटू n, माइनस टाइम्स लैम्बडा। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट आ रहा है लैम्बडा। तो लैम्बडा को हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, इसे कहते हैं डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्बडा जो होता है हमारा, वो होता है डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो नेगेटिव साइन क्या करती है, इंडिकेट नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि dn बाई dt अगर जाता है, यानी कि टाइम के साथ साथ ज्यादा जो एटम्स है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अगर ये डिक्रीज यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स n है वो डिक्रीज होंगे। यानी कि अगर टाइम के साथ साथ हमारे पास एक एटम था, मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उसके जो एटम्स है अगर उनकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा है, टाइम के साथ साथ ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो जो उसमें नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडिकेड है वो डिक्रीज होना शुरू होंगे। तो इस इक्वेशन को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साइड लाएंगे तो हम लिखेंगे dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टाइम्स टाइम, लैम्बडा इंटू dt, लैम्बडा इंटू dt। अब इसे इंटीग्रेट कर लो ओवर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे dn डिवाइड बाय n, तो वो होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा इंटू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dn बाय n इट इज log ऑफ n, नेचुरल log ऑफ n टू द बेस e इज इक्वल टू, ये होगा कितना, माइनस लैम्बडा इंटू कांस्टेंट जो है इंटू dt। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, तो हमें मिलेगा यहां से log ऑफ n टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टाइम्स टाइम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें मिली यहां से अभी ये इक्वेशन कि log ऑफ द अनडिकेड एलिमेंट्स, जो अनडिके है अभी, वो होता है डिके कांस्टेंट टाइम्स उसका टाइम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो अब हम इन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन से, कि पहले क्या था। बट जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बट k इज डिटरमाइंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशंस। कि इनिशियल में हमारी कंडीशंस क्या थी, तो इनिशियल में कंडीशंस हमारी थी कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n कितने थे, n नॉट, यानी कि उस वक्त कुछ डिके नहीं हुआ था, तो उस वक्त सारे एटम्स उसी में थे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था। तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 रख लो, इसमें प्लग कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ n के बदले लिखेंगे n नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लैम्बडा ऑफ टाइम कितना था, 0 प्लस k। तो यहां से मुझे मिली k की वैल्यू, k इज इक्वल टू log ऑफ n नॉट टू द बेस e। तो इस k वैल्यू को पुट कर लो किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log ऑफ n टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t प्लस k के बदले log ऑफ n नॉट टू द बेस e। तो log को एक साइड में ले आओ, तो हमें मिलेगा log ऑफ n टू द बेस e, ये प्लस है यहां तो माइनस होगा यहां पे log ऑफ
एन नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, बट दिस इज लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। तो लॉग ऑफ एम टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ई इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन टू द बेस ई। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लॉ, हमने लॉगरिथम का लॉ यूज किया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, तो हम लिखेंगे log ऑफ n डिवाइड बाय log ऑफ n नॉट। तो n नॉट होगा टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स t। तो अब मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को बोथ साइड से बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ log ऑफ n बाय n नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर माइनस लैम्डा इंटू t। लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल होंगे, तो हमें मिलेगा n बाय n नॉट इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t। तो n नंबर ऑफ एटम्स विच आर अनडिकेड इज इक्वल टू n0 इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इंटू e रेज्ड टू पावर माइनस लैम्डा t। तो ये है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके लॉ। तो ये था एक्सपोनेंशियल डिके लॉ इन द मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके लॉ। तो यहां से हमें मिलता है कि जो एटम्स होंगे कब डिके होंगे, यानी कि सारे एटम्स एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके कब होंगे, तो वो उनको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यानी कि जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो उस वक्त एक एटम के सारे जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो सारे एटम्स होंगे वो डिके होंगे। अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे इस डिके एक्सपोनेंशियल डिके लॉ को, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कितना टाइम लगेगा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पूरा डिसइंटीग्रेट होने में, तो वो इनफाइनाइट होगा। यहां से हम लेंगे टाइम, यहां से लेंगे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स और न्यूक्लियस। तो कितने होंगे, तो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं, यानी कि जो अनडिकेड थे तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियली बहुत सारे वैल्यूज होंगे n0, तो यहां से आएगा, तो ये डिक्रीज होंगे एक्सपोनेंशियली। कब सारे एटम्स डिके होंगे, एट इन्फिनिटी, तो ये इसे मीट करेगा इन्फिनिटी पे। तो नंबर ऑफ एटम्स विच रिमेन इज अनडिकेड इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एंड एक्सपोनेंशियल डिके। तो कहां पे मीट होगा, ये मीट्स एट इन्फिनिटी। तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस डिके हो रही है एक्सपोनेंशियली, और कब सारे एटम्स इसके डिके होंगे, वो होंगे इन्फिनिटी पे। तो ये थी यहां तक डिके लॉ। अब जो हमने इसमें यूज किए टर्म, यानी कि डिके कांस्टेंट होता क्या है, अब हम एक्सप्लेन करेंगे डिके कांस्टेंट को। क्या होता है डिके कांस्टेंट, लैम्डा या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू n0 e रेज्ड टू पावर माइनस लैम्डा t। इफ अगर t जो है वो है बराबर 1 बाय लैम्डा के, यानी कि जो टाइम है वो इनवर्स रिलेशन रख रहा है, रेसिप्रोकल है किसका, डिके कांस्टेंट का। तो इसको वापस इसमें प्लग कर दो, हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू n0 e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा, तो t के बदले लिखेंगे 1 बाय लैम्डा। लैम्डा और लैम्डा विल गो कैंसल आउट, तो n मिलेगा हमें, n इज इक्वल टू n0 e रेज्ड पावर माइनस 1। तो e रेज्ड पावर माइनस 1 को नीचे रेसिप्रोकल में लिख दो,
तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू n0 डिवाइड बाई e। तो e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, तो n0 डिवाइड बाई 2.718। तो ये थी यहां तक वैल्यू। तो इसे डिवाइड कर लो 1 डिवाइड बाई, तो n क्या मिलेगी हमें 0.368 टाइम्स n0, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2.718। तो n होता है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, दैट इज 36.8% ऑफ n0। तो यहां से मिली हमें डेफिनिशन डिके कांस्टेंट की। तो डिके कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो लैम्बडा क्या होता है, तो लैम्बडा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। कौन सा टाइम होता है, जब एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस में 36.8% एटम्स डिके हो गए हो, यानी कि फ्रॉम इट इज ओरिजिनल। हमारे मान लो अगर हमारे पास 100% एटम्स थे, 100 थे परसेंट, तो अगर जिस टाइम में इसके 36.8 एटम्स डिके हो, मतलब डिके गए होंगे, यानी कि 36.8 एटम्स इस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से निकल गए होंगे, तो जो उस वक्त वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा उसे हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट को अगर हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये एक रेसिप्रोकल होता है टाइम का, ड्यूरिंग विच उस वक्त कितने एटम्स होंगे एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से, यानी कि इतने रिड्यूस हुए होंगे उस टाइम में, इतने सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 36.8 एटम्स यानी परसेंट एटम्स डिके गए होंगे इस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से, उसे कहते हैं हम डिके कांस्टेंट। तो इसका यूनिट क्या होगा, सिंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो इसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, या हम कह सकते हैं मिनट इनवर्स, या हम कह सकते हैं डे इनवर्स, या हम कह सकते हैं ईयर इनवर्स, एक साल का इनवर्स। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, यानी कि ये जो लैम्बडा होता है ये हमें बताता है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी बनती है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की, यानी कि अगर इसकी वैल्यू स्मॉल होगी, यानी कि इफ लैम्बडा इज स्मॉल, अगर लैम्बडा की वैल्यू स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है तो ये टाइम ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम टाइम होगा। तो इसका मतलब है कि जो सबस्टेंस होगी वो डिके होगी मगर स्लोली, डिके इज स्लोली। तो जितना लैम्बडा कम होगा, डिके कांस्टेंट जितना कम होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस सबस्टेंस को डिके होने में या डिसइंटीग्रेट होने में। इसी के साथ साथ अगर लैम्बडा अब ज्यादा होगा, यानी कि अब लैम्बडा मैक्सिमम है, तो लैम्बडा मैक्सिमम से क्या होगा, उसे उतना कम टाइम लगेगा, जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगी सबस्टेंस क्विकली। तो लैम्बडा मैक्सिमम मीन्स कि सबस्टेंस डिकेज क्विकली, तो सबस्टेंस डिके होगी क्विकली क्योंकि उसे कम टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट होने में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बनता है किसी भी रेडियो एक्टिव सबस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हमारे पास दो सबस्टेंसेस है ए और बी, दो सबस्टेंसेस है, इसका डिके कांस्टेंट है यानी कि डिके इज 4 पर ईयर, 4 ईयर्स डिके कांस्टेंट है इसका 4 पर ईयर्स, और इसका डिके कांस्टेंट है 5 पर ईयर्स, क्योंकि यहां से पर साल कम होता जाएगा। तो अगर हम देखेंगे डिके कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू 1/4, एक में मिलेगा t इज इक्वल टू 1/5। तो b सबस्टेंस यहां से इतने ऐसे डिके होगी और a सबस्टेंस ऐसे, तो इसका जो ये टाइम यहां से कम मिलेगा, तो इसका टाइम होगा मिनिमम, क्योंकि 1/5 1/4 से कम या कम होगा, तो इसका टाइम होगा मिनिमम। तो जो मिनिमम टाइम लेगी कोई सबस्टेंस डिके होने में, तो वो क्विकली डिके होती है, और जिसे ज्यादा टाइम लगेगा तो यहां से इसका टाइम ज्यादा आएगा। तो टाइम जब ज्यादा लगेगा तो उसका मतलब है डिके हो रही है बट स्लोली डिके हो रही है, और ये क्विकली डिके हो रही है। तो ये किससे पता चलता है हमें, लैम्बडा से, यानी कि लैम्बडा 1 अगर इसका, लैम्बडा 2 इसका लेते,
तो हमें यहाँ से 1/4 और 1/5 वो समझ में आया कि क्विकली कब होता है कि जब ये ज़्यादा होगा, लैम्डा अगर ज़्यादा है तो टाइम उसे कम लगेगा तो वो क्विकली डिके होती है। तो अब हम हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्सप्लेन करेंगे। तो हाफ लाइफ क्या होती है? ये वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर डिकेड। यानी कि अगर एक सब्सटेंस में 100 एटम्स होंगे तो 50 उसके डिसइंटीग्रेट, किस टाइम में उसके डिसइंटीग्रेट होंगे, उसे कम कहते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो अगर हम इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी कि हाफ टाइम में, यानी कि द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द एटम्स, कि हाफ एटम्स इसके डिसइंटीग्रेट हो गए हैं इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वी नो, हमें मालूम है कि n इज इक्वल टू n0 e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो जब ये t बराबर होगा t यानी कि हाफ टाइम, तो उस वक्त जो एटम्स होंगे तो ये n बनेगा n इज इक्वल टू n0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इस टाइम में हाफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए होंगे। तो इसे वापस कर लो इस इक्वेशन में, हमें मिलेगा n0 डिवाइड बाई 2n के बदले इज इक्वल टू n0 e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी, दैट मीन्स n0। तो n0 और n0 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा कैपिटल टी, हाफ टाइम। तो इसे डिवाइड कर लो, हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 2। तो इसे ऊपर लो, पॉजिटिव बनेगा, e रेज़्ड टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ से लॉग यूज कर लो, तो लॉग ऑफ e रेज़्ड टू पावर लैम्डा टी टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। तो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये किसके बराबर होता है? बट लॉग ऑफ 2 टू द बेस e इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। तो कॉमन लॉग में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग ऑफ 2 टू द कॉमन बेस 10। तो इसके बदले इसे पुट कर लो तो हमें मिलेगा लैम्डा टी इज इक्वल टू, तो लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 दैट इज 2.303 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। तो वो होगा लैम्डा टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। तो क्योंकि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 किसके बराबर होता है? 0.3010 के। तो यहां से मिलेगा हमें हाफ लाइफ, यानी कि हाफ टाइम मिलेगा। तो t इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो हमें मिलेगा 0.6931 डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहां से हमें मिला कि जो हाफ टाइम होता है या हाफ लाइफ जो होती है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो इनवर्स रिलेशन रख रही है किसके साथ? डिके कांस्टेंट के साथ। तो यहां से हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की है वो इनवर्स रिलेशन रख रही है डिके कांस्टेंट। अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेंगे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसका हाफ टाइम कितना है? 50 साल। तो अगले हाफ में कितने डिके होंगे? मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, ए इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसका हाफ लाइफ जो है या हाफ टाइम जो है वो है 50 साल। तो अगर इसमें थे पहले n0 एटम्स, तो 50 साल के बाद वो कितने हो जाएंगे? तो आफ्टर 50 ईयर्स वो होंगे n0 डिवाइड बाई 2। तो हाफ लाइफ में देखा हमने वो हुए n0 बाई 2। तो क्या अगले 50 साल में इसके सारे एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे? नहीं। फिर क्या होगा? फिर इसके हाफ डिसइंटीग्रेट होंगे। तो आफ्टर 100 ईयर्स, तो अब अगर 100 साल हो गए, 100 ईयर्स, तो क्या होगा? इसके एटम्स 50 साल में इतने कम हुए थे,
तो अब 100 साल होंगे तो उसमें कितने होंगे, इसके हाफ होंगे, यानी कि n0 डिवाइड बाई n0 डिवाइड बाई 4। तो 50 साल में इसके, यानी कि पहले थे n0, 50 साल के बाद हाफ टाइम के बाद इसके एटम्स हुए n0/2, तो फिर अगले 50 साल में ये डिके नहीं होगी, बल्कि अगले 50 साल में, यानी कि जब पूरे 100 साल होंगे तो उसके एटम्स कितने डिके होंगे, n0/4। अगर फिर और 50 साल होंगे, यानी कि 150 साल हो गए, तो क्या ये कंप्लीटली डिके होगी, नहीं, बल्कि n0/4 का हाफ होगा, तो वो होगा n0 या n0 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह से अगर हम 200 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा, n0 डिवाइड बाई 8, इसका हाफ होगा, वो होगा n0 डिवाइड बाई 16। तो इस तरह से हमने पहले ही देखा था कि एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस को इनफाइनाइट टाइम लग रहा है कि पूरा डिके होने में। तो बल्कि ये ऐसा नहीं समझना है कि अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की हाफ लाइफ 50 साल है तो अगले और 50 साल में वो कंप्लीटली डिके होगी, नहीं, बल्कि अगले 50 साल में उसका जो हाफ था उसका हाफ होगा, अगले 50 साल में इसका हाफ होगा, अगले 50 साल में इसका हाफ होगा। तो इस तरह से ये एक इनफाइनाइट टाइम लेगा डिके करने में। तो यहाँ से एक नोट लिखेंगे हम, जैसे जिससे आपको ये आसान होगा कि कैसे हम हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक नोट पढ़ लेंगे हम, यानी कि नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इन द रेडियोएक्टिव सबस्टेंस आफ्टर n हाफ लाइव्स, जो मैं अभी बता रहा था। तो अगर हम देखेंगे आफ्टर 1 हाफ, तो अगर एक हाफ हुआ है आफ्टर 1 हाफ लाइफ, अगर हमारे पास अनडिकेड एटम्स इतने थे तो वो होंगे n0 डिवाइड बाई 2। तो n0 इसे ब्रैकेट में लिख लो 1/2। तो अगर हम देखेंगे आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, यानी कि 2 हाफ लाइफ्स क्या होंगी, तो n होगा, वो होगा n0 डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये इसका हाफ होगा, n0 डिवाइड बाई 2 का हाफ होगा n0 डिवाइड बाई 4, तो वो रहेगा n0 को कॉमन कर लो, तो यहां से 1/2 होल रेज्ड पावर 2, तो फिर से वापस यही मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो n होगा, n इज इक्वल टू n0/8 या n0/8, तो वो होगा n0 को कॉमन लो 1/2 होल क्यूब, तो फिर से मिलेगा यही। तो ऐसे ही अगर हम n लाइफ्स देखेंगे तो ऐसे ही आफ्टर n हाफ लाइफ, तो क्या मिलेगा हमें, यहां से n होगा n0 डिवाइड बाई ये कितना होगा 2 टाइम्स n, यानी कि ऐसे ही अगर हम इसे बनाएंगे तो होगा 1/2 होल रेज्ड पावर n, क्योंकि उतना पावर इंक्रीज होता रहा, मतलब जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3। तो ऐसे ही जब हम n लाइफ देखेंगे आफ्टर n हाफ लाइफ, तो वो होगा इसके बराबर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे n डिवाइड बाई n0, तो वो होता है 1 डिवाइड बाई 2 होल रेज्ड पावर n। जो हमारा टोटल टाइम होगा, इफ जो टोटल टाइम है t, वो होगा n टाइम्स, यानी कि कितनी हाफ लाइफ्स थी, तो n टाइम्स हाफ टाइम। तो n के बदले क्या लिखेंगे हम, t डिवाइड बाय टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ टाइम। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से हमें मिलेगा n डिवाइड बाय n0 इज इक्वल टू 1/2 होल रेज्ड पावर टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ टाइम। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कहीं, यानी कि अगर आफ्टर 1 2 3 कोई भी हाफ, मतलब 5th या 6th 7th 8th हाफ लाइफ टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे, यही यूज करेंगे हम उसमें, तो ये प्रॉब्लम हम करेंगे, यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट है बिस्मथ, उसकी हाफ लाइफ जो है वो है 5 डेज। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हाफ लाइफ इज 5 डेज। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगेगा अगर 7/8 यानी कि 7
7/8 पार्ट ऑफ द सैंपल टू डिके, तो कितना टाइम लगेगा 7/8 पार्ट ऑफ बिस्मथ को डिके होने में। अगर हाफ लाइफ है इसकी 5 डेज, तो 7/8 पार्ट को कितना टाइम लगेगा डिके होने में। तो हाफ लाइफ हमें पता है इसकी 5 डेज है, तो हम लिखेंगे n जो है वो कितना है 1 - 7/8, यानी कि एक हिस्से में से 7/8 कितने होंगे आप जो इसके ओरिजिनल एटम्स थे n0, तो वो मिलेगा हमें नंबर ऑफ एटम्स 8 - 1 8 - 7 दैट इज 1/8 इंटू n0। तो यहां से क्या मिलेगा नंबर ऑफ अनडिकेड डिवाइड बाय द इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/8। तो यहां से मिली मुझे एक वैल्यू, यानी कि रेशो मिला मुझे यहां से कि कितने अनडिकेड है और इनिशियल में कितने थे, वो है 1/8। तो हमारे पास 8 हिस्से थे, तो इस 7/8 पार्ट को कितना टाइम लगेगा डिके होने में। हमने अभी ये रिलेशन निकाली थी कि n/n0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम। तो यहां से क्या मिलेगा हमें n/n0, वहां से भी n/n0, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो तो हमें मिलेगा 1/8। इसका 1/8 तो किसके बराबर होगा 1/2 अपॉन टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ टाइम। तो हाफ टाइम कितना है इसका 5, तो इसे हम अगर पुट कर लिख सकते हैं 1/2 होल रेज्ड पावर 3 विच इज ऑल्सो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 होल रेज्ड पावर t डिवाइड बाय 5। तो इनकी बेसिस दोनों सेम है 1/2 1/2, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू t डिवाइड बाय 15। तो यहां से मिलेगा हमें t इज इक्वल टू 5 3 15, यानी कि 15 दिन लगेंगे इसे। यानी कि अगर बिस्मथ की हाफ लाइफ कितनी है 5 डेज, तो इसके 7/8 पार्ट को कितना टाइम लगेगा डिके होने में, वो होगा 15 डेज। तो यहाँ तक थे ये रेडियो एक्टिव डिके लॉस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी और हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, और उस पर हमने कुछ नोट लिखे और थोड़ी सी प्रॉब्लम की। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना।